अभी या जय हिंद साथियों, महावीर सम्राट आपके अपने चैनल द बुद्धा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हिंदी का सेशन बहुत शानदार तरीके के साथ लेकर के आए हैं। आज का आपका टॉपिक होगा उपसर्ग। उपसर्ग बहुत ही एग्जाम में एक क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद जो चैप्टर होना है वो प्रत्यय होगा और आज करवाएंगे उपसर्ग। उपसर्ग का बहुत अच्छे से निचोड़ होने वाला है और आप सभी शुरू से अंत तक क्लास में बने रहेंगे, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें पेन कहां पे? ये देखिए, जो आपकी डेली क्लास चलती है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और एसएससी जीडी के लिए बेहद खास होने वाली है। और इससे बेहतर मैं आपको बताता हूं, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा और बहुत शानदार तरीके के साथ क्लास को लेना और शुरू से अंत तक जुड़े रहना है। इस क्लास में देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो आपका री एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम होने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उसमें एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन बनता है यहां से। अब हिंदी की क्लास जो डेली 6 बजे की है, जो डेली 6 बजे अपलोडेड होती है आपके चैनल पर, इसको एम होता है पीएम सॉरी, इसमें 6 बजे पीएम जो डेली अपलोड होती है, इस क्लास को थोड़ा ध्यान से, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टॉपिक क्या है हमारा? उपसर्ग। अब यहां देखते हैं उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, हम उस चीज की आज चर्चा यहां पर करेंगे। अगर बात की जाए उपसर्ग कहते किस हैं, उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग दो शब्दों उप तथा सर्ग से जुड़कर बना हुआ है, जिसका अर्थ है किसी शब्द के पास आकर के एक नया शब्द बनाना। जैसे आपसे अगर मैं कह दूं उपसर्ग में, जैसे उप का अर्थ क्या होता है और सर्ग का अर्थ क्या होता है, इन दोनों के अर्थ की बात अगर मैं आपसे करता हूं, उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है उप का अर्थ? समीप। सर समीप होता है, मिनकी भाई समीप होता है। अगर सर्ग का मतलब क्या होता है? जुड़ना, जुड़ना। अगर किसी शब्द के साथ या किसी शब्द के प्रारंभ में कोई शब्द एक जुड़ जाए तो एक शब्द में परिवर्तन आ जाता है, तो वहां एक नया शब्द बनता है, तो वहां क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। इस चीज को बेहद ध्यान तरीके से पढ़ना है। यह क्या है? सबसे पहले शब्द के प्रारंभ में कोई शब्द जुड़ रहा है उसे कहेंगे उपसर्ग। जैसे एग्जांपल मैं आपसे कह दूं, मैं एग्जांपल कह दूं यथासंभव, शब्द दे देता हूं एग्जांपल यथासंभव, तो यहां आप कहेंगे सर यथासंभव, संभव तो मैंने शब्द सुना है, ये यथा नया आ गया, तो यथा अपने आप में क्या है? उपसर्ग। एग्जाम में पूछेगा दिए गए शब्द में क्या है, उपसर्ग कौन सा है। जैसे ये कह दे आपसे प्रतिदिन, क्या कह दे? प्रतिदिन। यहां प्रतिदिन में अगर ये पूछ ले उपसर्ग, दिन तो मैंने सुना है, प्रति एक नया शब्द आ रहा है, तो यहां क्या बनेगा? प्रति, प्रति प्लस क्या होता है? दिन, ये होता है उपसर्ग। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर स्लाइड पर चलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है? उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग भी होते हैं, हिंदी उपसर्ग भी होते हैं, और उर्दू उपसर्ग भी होते हैं, और अंग्रेजी भी होते हैं। आपके साथ अंग्रेजी नहीं, बिल्कुल अंग्रेजी करवाएंगे आज, देखना बेहतरीन तरीके से। यहां देखिए संस्कृत उपसर्ग कौन से होते हैं। अगर बात की जाए संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे सर 22 होती है। बिल्कुल 22 लिख रखी है, संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 होती है। पढ़ लेना, पढ़ लेना, ये आएगा। अब यहां अति भी होता है, बिल्कुल अति होता है, अधि होता है, बिल्कुल अधि होता है। अनु क्या होता है? जैसे अनुरूप, एक शब्द देता हूं मैं आपसे, अनुरूप, अनुरूप, इसमें उपसर्ग कौन सा है? आप कहेंगे सर अनु है, उसके बाद प्लस रूप भी है, तो यहां क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा आपका अनुरूप। क्लियर है भाई? अब इस तरह से इसका विच्छेद होता है। अभी, अभी भी इसमें आएगा संस्कृत में, अप भी, अपमान, अप प्लस मान, अप क्या है? उपसर्ग है। बिल्कुल, ये सभी आपके पास 22 उपसर्ग होंगे। अब यहां देखता हूं, अब आ, जैसे आपसे कह दिया जाए आजीवन, आजीवन, आजीवन एक शब्द में आपसे दे देता हूं। आजीवन जो शब्द है, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आप कहेंगे सर आजीवन में आ उपसर्ग है। क्लियर है भाई? अब यहां मैं देखता हूं उपकार, उपकार में क्या होता है? उपकार, उप भी अपने आप में उपसर्ग है। एक शब्द देता हूं उप से उपकार, उप अपने आप में क्या है? उपसर्ग है। दू भी उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है,
पराजय, पराजय में परा उपसर्ग है, परि, परिमाण, माण, परिमाण में अगर मैं दे देता हूं शब्द परिमाण में उपसर्ग कौन सा है, परि होगा, परि होगा, वो नहीं परि, ध्यान रखना परि कौन सा है, ये परि है जो हमारा संस्कृत में उपसर्ग का काम करता है। क्लियर है भाई। अब यहाँ कहे प्रे, प्रतिदिन, प्रे कह दे या प्रति कह दे, प्रतिदिन कह देता है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है। आप कहेंगे सर दिन तो मैंने शब्द सुना है, दिन तो मैंने शब्द सुना है, परंतु प्रति एक नया शब्द सा लग रहा है। जब इसने दिन में अगर प्रति लगा दिया तो प्रतिदिन हो गया। प्रतिदिन का मतलब होता है जब काम हम डेली निरंतर करते हैं तो वहां क्या होगा, प्रतिदिन होगा। क्लियर है भाई। उसके बाद बी, उसके बाद आएगा सम, सम, समहार, जैसे सु आ जाए, निर आ जाए, दुस आ जाए, निस आ जाए, अपी आ जाए, ये सब क्या होते हैं, ये संस्कृत उपसर्ग होते हैं। क्लियर है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। यहां उसके बाद आते हैं हिंदी उपसर्ग। क्या आते हैं, हिंदी उपसर्ग। आप कहें सर हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, हिंदी उपसर्गों की संख्या 10 होती है। कभी कभी किसी भी किताब में आपको देखा होगा 13 होगा, मगर यहां आपकी 10 ही करनी है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में पूछेगा हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी है, 10 होती है। अब यहां देखता हूं कौन से आते हैं सर, ए भी आता है, मिनकी ए भी आता है, अध आता है, बिल्कुल आता है। सर ये बताइए मुझे अध में अगर शब्द बनाऊं तो कौन सा बनेगा, भाई ऐसे कर लो, अधमरा नहीं आता अधमरा आता है या नहीं, ये बताइए। अधमरा, अधमरा जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या है। आप कहेंगे सर तोड़ लेता हूं, बिल्कुल तोड़ लो, अध प्लस मरा, ये दो बन जाएंगे, अध प्लस मरा। तो यहां क्या हो जाएगा, अधमरा शब्द आ जाएगा। तो अध क्या है, उपसर्ग है, अध क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद उन, उन भी आता है, बिल्कुल बिल्कुल आता है भाई। अगर मैं आपसे कहूं 29, 29 कह दूं, 29 कह दूं तो यहां क्या बनेगा, उन, उन प्लस 30, तो क्या बन जाएगा 29। ये उनका उपसर्ग करेगा। क्या उनका का, उन किसका काम करेगा, उपसर्ग का काम करेगा। इस चीज को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखिए भाई, ओ भी आएगा, दू भी आएगा, नी भी आएगा, बिन भी आएगा, भर भी आएगा। सर ये बताइए भर, भर बहुत सुना है और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में ये बनेगा भरपेट। अब अगर ये एग्जाम में भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, भरपेट, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। आप कहें सर पेट तो मैंने सुना है, जब पेट के लिए अगर खाना मिल जाए ना तो क्या होता है, जब दावत में जाते हैं तो भरपेट खाना खाते हैं, तो वहां क्या होता है, भर आपका पहले आ जाएगा, भर उपसर्ग का काम करेगा और पेट जो करेगा ये इसका मूल शब्द होता है, तो क्या हो जाएगा, भरपेट। भरपेट में उपसर्ग क्या है, भर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है सभी छात्रों के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक आता है कु, एक आता है सु। कु और सु, कु और सु की बात करते हैं। ये भी शब्द क्या है, उपसर्ग का काम करेगा, सु भी एक उपसर्ग का काम करेगा। सर ये बताइए सु क्या होता है, सु कहां लगता है। अबे गधो, यहां देख लो, स्वागत की अगर मैं बात करता हूं, अगर आपकी शादी हो जाए, आपका स्वागत करने की अगर बात आ जाए, आपकी सिस्टर करेंगी, तो आपकी सिस्टर कह दे कि आप मुझे ये बताइए स्वागत में उपसर्ग क्या होगा, सु प्लस, प्लस आगत, आगत बनेगा, हाँ आगत, आगत, उ प्लस ए, स्वागत, सु प्लस आगत। तो यहां क्या बन जाएगा, सु उपसर्ग का काम करेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई चीतो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर बात की जाए उर्दू उपसर्ग की, उर्दू की बात की जाए, उर्दू उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। सभी को पता है, बताना होगी तो लिख लेना, नोट कर लेना। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगी आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में और एसएससी जीडी में। अगर आपने ये कहा कि अभी तो 6 महीने कर लेंगे, फिर तो कर ही लोगे। देख लो, अल, एन, कम, खुश, जैसे एक शब्द देता है खुश नसीब, खुश नसीब शब्द दे देता है, तो यहां आपसे कह दी जाए खुश नसीब में उपसर्ग कौन सा है। ये नहीं पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग संस्कृत का कौन सा हिंदी का है, ये पूछ सकता है हिंदी का उपसर्ग कितने, संस्कृत के कितने, उर्दू के कितने। बस यहां ये पूछेगा आपसे, ये भी पूछ लेगा, मगर ये पूछेगा खुश नसीब शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है, या ये कह देगा रेखांकित शब्द में उपसर्ग क्या है। अब मैं यहां देखूंगा
नसीब तो मैंने सुना है खुश आने से तो शब्द की तकदीर बदल गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, खुश क्या काम करेगा, उपसर्ग का काम करेगा। मैंने कहा जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके एक नया शब्द ला देते हैं और शब्द में विशेषता परिवर्तन ला देते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां उपसर्ग होगा। नसीब होता ही है, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग खुश है, और नसीब क्या है, मूल शब्द है। कैसा शब्द है, मूल शब्द है। बिल्कुल क्लियर है भाई, बताइए यहां तक। जैसे गैर, गैर की बात की जाए, आप कहेंगे सर गैर क्या होता है, मैंने कि गैर, गैर अभी पता पड़ेगी। अगर आपको एब्सेंट छोड़ दिया जाए, आप कहेंगे सर एब्सेंट पे तो गैर हाजिर लगेगा, मैंने कि हाजिर लगेगा, अब समझ में आए ना, गैर हाजिर, तो वहां क्या होगा, हाजिर में उपसर्ग कौन सा होगा, गैर, गैर क्या है, उपसर्ग है। इस तरह से शब्द बनते हैं। जैसे ये कहते हैं गैर हाजिर में कौन सा उपसर्ग है, आप कहेंगे सर गैर उपसर्ग है। अब यहां ना भी है, तर भी है, तर असल बोलते हैं ना, हाँ, फिल उपसर्ग है, बे आ जाएगा, बद आ जाए। जैसे कहते बद नसीब, कह देते हैं मेरा तो नसीब बहुत खराब है, मेरी तो जब भी पेपर देने जाता हूं तभी पेपर लीक हो जाता है। बच्चे उस चीज की ज्यादा सोचते, भगवान पेपर जाए कैसा जाए इस चीज की चिंता नहीं, बस पेपर लीक ना होना चाहिए, बस इस बात की ज्यादा सोचते हैं बच्चे एग्जाम में बैठने के बाद। ये उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, यहां बद क्या होगा, बद उपसर्ग का काम करेगा। किसका, उपसर्ग का। नसीब किसका काम करेगा, ये करेगा मूल शब्द, नसीब काम करेगा मूल शब्द, मूल शब्द का काम करेगा आपका नसीब। क्लियर है। उसके बाद आएगा बर, उसके बाद बा, उसके बाद बिल, उसके बाद बिला। ये शब्द जो होते हैं ये उर्दू के आते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है, ये उर्दू के शब्द होते हैं। मैंने आपको संस्कृत के करवा दिए, हिंदी के करवा दिए, उर्दू के करवा दिए, ठीक है। उसके बाद अगला चलता है आपका संस्कृत उपसर्ग। आप कहेंगे सर करवा तो दिए, संस्कृत उपसर्ग को एक बार समझा और दो बहुत अच्छे से। मैं भाई अच्छे से ही समझाऊंगा। आपने कहा संस्कृत उपसर्ग करवा दिए, हिंदी करवा दी, उर्दू करवा दिया, समझ में नहीं आया, मन की नहीं आया तो आ जाओ, अब चीतो आ जाओ। देखिए संस्कृत के उपसर्ग मैंने करवाया था ये वाले, अब यहाँ अति भी करवाया था। पहला आता अति, अति में कौन कौन से उपसर्ग आते हैं, अति, अति से, अति से, अत्यल्प आ जाएगा, अत्यल्प भी आ जाएगा, अत्यल्प भी आ जाएगा, अत्यल्प। अति का अर्थ क्या होता है, अधिक होता है। आप सभी को पता है अति का मतलब अधिक होता है, अति का मतलब अधिक होता है, इस बात का ध्यान रख लेना। क्वेश्चन आता है ना, जैसे एक क्वेश्चन आया यू पुलिस में, दिन और दीन आया था या नहीं, बताइए। एक तो ये था दीन, एक आया था दिन, कहते ना। अब जब आपसे कोई पूछे भाई कैसे दिन चल रहे हैं, ये कहोगे भाई मेरे दिन तो खराब चल रहे हैं, तो वहां क्या होगा, मेरे दिन तो अच्छे चल रहे हैं, तो यहाँ स्थिति आ जाएगी। दीन का मतलब यहाँ आ जाता है गरीब, गरीब, गरीब प्राणी। यहाँ दिन का मतलब होता है दिवस, क्या आता है, दिवस। तो यहाँ यही तो चीज होती है, बस इसको समझना है हमें। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद समझना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है। हमें जो सवाल का जवाब देना है क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार, उसकी डिमांड को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन का राइट कीजिए। उसके बाद यहां आता है हमारा अधि, अधिपति। अधि का मतलब अधिपति आ जाएगा, अध्यक्ष आ जाएगा, अध्यापन आ जाएगा। आप कहेंगे सर अध्यक्ष, ये तो अध्यक्ष कैसे बन जाएगा अधि का, आ जाओ मेरे चीतो, अभी पता पड़ेगी। अध्यक्ष आ जाइए, अध्यक्ष महोदय को अपने साथ ले जाइए, मन की मैं ले जाऊंगा अध्यक्ष महोदय को। यहां करोगे अधि प्लस अक्ष, तो यहां इन दोनों का विच्छेदन बनेगा। अब इनका विच्छेदन करके अगर इसका संधि करना चाहूं तो अध्यक्ष महोदय हमारे पास आ जाएंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट अध्यापन, अधि प्लस आपन, तो यहां क्या बनेगा, अधि का शब्द बन जाएगा। ये पूछ ले अध्यापन में कौन सा उपसर्ग है, आप कहेंगे सर अध्यापन में अधि उपसर्ग है, अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, अधिपति में तो साफ दिखाई दे रहा है अधि उपसर्ग है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, इसने कहा है अनु, क्या बोला है, अनु बोला है। नेक्स्ट बोला है अनु। अनु की अगर बात करता है, अनुक्रम, अनुताप, अनुज, अनुकरण, अनुमोदन, तो यहां ये स्थिति आएगी आपके सामने।
अब यहाँ देखो अनुमोदन की अगर बात करता है, अनुक्रम आ जाएगा, अनु साफ दिखाई दे रहा है, अनु दिखाई दे रहा है, यहाँ अनु दिखाई दे रहा है, यहाँ अनु दिखाई दे रहा है अनुज में, यहाँ अनुकरण दिखाई दे रहा है, अनु दिखाई दे रहा है, यहाँ अनु दिखाई दे रहा है। मतलब कभी कभी शब्द में इतना साफ दे देगा, इतना सीधा बन करके क्वेश्चन आ जाएगा, आपको स्पष्ट देगा आंसर भी। पर क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है, भावनाओं में लीन नहीं होना, कहीं भावना धोखा दे जाए, तो इसलिए क्वेश्चन को दिमाग से टच करना है, भावना से नहीं। देखिए उसके बाद आएगा अप। अप का पहला अगर मैं देखूं अपकर्ष में, ये देगा अपकर्ष में कौन सा उपसर्ग है, आप कहेंगे सर अप दिखाई दे रहा है मुझे, अपकर्ष में अप होगा, अपमान में अप होगा, अपकार में अप होगा, अपज में अपजय में अप होगा। मतलब इन शब्दों में सब में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अप दिखाई दे रहा है उपसर्ग। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? नेक्स्ट चले, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब ये आता है आपका अपी, क्या आता है, अपी आता है। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, बताइए भाई, बताइए। अगर अपी की बात करते हैं, ये आएगा अपी प्लस धान। अब यहां इसको विच्छेदन मैं करने लग जाऊं, आप कहें सर इसका विच्छेदन बताइए, मेरी समझ में तो आ रहा है, बस थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना सिर के ऊपर होकर के जा रहा है। मैंने कि भाई ऊपर होके ही नहीं जाएगा, अब तुमने सही प्लेटफॉर्म को चुना है। यहां देखिए अपी प्लस धान, यहां क्या होगा, अपी अपने आप में उपसर्ग का काम कर रहा है। अभी की बात की जाए, अभी 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 का मतलब अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग है, अभी है। अभी लाप में कौन सा उपसर्ग है, अभी है। अभी मुख में कौन सा उपसर्ग है, अभी है। अभिनय में कौन सा उपसर्ग है, अभी है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना थैंक यू सर। नेक्स्ट देखिए अगला, अब की बात की जाए, अब गणना, अब तरण, अब गुण। यहां देखा जाए इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, मैं आपसे इसे हिडन कर लेता हूं, इनमें कौन सा उपसर्ग है। यहां देखिए अब आ रहा है, बिल्कुल अब आ रहा है। उसके बाद अब तरण आ रहा है, अब तरण आ रहा है, अब आ रहा है ना सब में। तो यहां जिसमें सब में कॉमन आ रहा है अब, तो इसमें अब गणना, गणना यहां देखते हैं सर, ये बता दो, यहां तो हमें दिखाई दे रहा है अब है, तो यहां एक शब्द ऐसे दे दे अब गुण, अब गुण। इसको मैं कैसे पता करूंगा कि उपसर्ग अब है, गुण नहीं हो सकता। अबे जो शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ध्यान रखना। कभी वहां अपना दिमाग लगा दो, दिल से बात करने लग जाओ, दिमाग से करना है यहाँ पर, यहां दिल नहीं लगाना। यहां देख लो, अब की बात की जाए, अब प्लस गुण, तो यहां अवगुण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अवगुण बन जाएगा, अब प्लस गुण। अब इसको मैं देखता हूं, अब गुण जो हो जाएगा ये किसका काम करेगा, अब करेगा अब का उपसर्ग का काम। उसके बाद आ आता है, आ का मतलब गमन अलग होता है, आगमन, आगमन आने वाला, आगमन, आदान, आदान का विलोम शब्द क्या होगा, प्रदान, आगमन, आगान, आदान। उसके बाद आकलन, आकलन में आ रहा है सब में, मतलब एक शब्द को अलग हटा देंगे, जो आगे जो चीज बचती है ना वो हमारा किसका काम करेगा, वो उपसर्ग का काम करेगा। नेक्स्ट उत्कर्ष हमारे पास है, उत्तीर्ण हमारे पास है। अगर बात की जाए उत्कर्ष, यही है उत्कर्ष, ठीक है। अब इसका देखता हूं कि उत बन रहा है, उत आते हैं आधा है ना, बिल्कुल, प्लस कर्ष ये बन जाएगा पूरा ये। अब उत किसका काम कर रहा है, ये जो कर रहा है उपसर्ग का काम कर रहा है मेरे पास, किसका, उपसर्ग का काम कर रहा है। बस इस चीज को समझना है। उत्तीर्ण, उत प्लस तीर्ण, तो यहां उप आया अगला, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपदिशा, उपग्रह, उपनेत्र। अगर मैं आपसे कहता हूं उपाध्याय, उपाध्याय, तो इसमें उपाध्याय में कौन सा है, उप आएगा, इसमें भी उप प्लस अध्याय, तो इसमें भी उप बनेगा उपसर्ग। अब यहां कहते दुर, दुर और दुस, दुर का मतलब हो जाएगा दुरासा, दुरक्ति, दुरुक्ति, दुरुक्ति, दुरक्ति, तो इसलिए ये आपका उपसर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट देखें भाई, इसमें बताइए समझना क्या है, समझना देख लो, थोड़ा सा समझना है, कॉमन सेंस लगाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अराउंड चलना है। सबसे पहले अगर किसी भी चीज को पढ़ना है उसकी परिभाषा पढ़िए,
परिभाषा क्या कहता है? जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उस शब्द में कोई विशेषता ला दे उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है भाई? हाँ। नी का काम करता है नी, जैसे ये इसने कह दिया नी प्लस मग्न, तो यहां क्या बन जाएगा? आप कहेंगे सर नी को तोड़ता हूं तो यहां नी तो ये बन रहा है और मगन ये बन रहा है, तो क्या बन जाएगा? नी मग्न। अगर बात करता है निबंध, निबंध निबंध की बात करता है ये आपसे, तो ये बनेगा नी प्लस बंद। क्या बनेगा? बंद। तो यहां ये कंडीशन बना देगा, जो नी बन रहा है अपने आप में उपसर्ग का काम कर रहा है इनमें। मूल शब्द जो होगा अर्थपूर्ण होगा, विशेष ध्यान रखना, सार्थक शब्द होगा। क्लियर है? उसके बाद निकामी, नी प्लस कामी। निर की बात की जाए निरंजन निराशा, निर प्लस आजा निराशा, निराशा बन जाएगा निर प्लस आशा। बिल्कुल। निस की बात करें निष्काम, निश्चल, निश्चय, निश्चल निश्चय, निश्चय भी आ सकता है इसमें, ध्यान रखना। निश्चय, निश्चय इस तरह से आ सकता है। उसके बाद परा की बात करता है। परा का अर्थ होता है कम होना, कम होता है। परा का अर्थ क्या होता है? कम होता है। पराजय या कमी होना, कमी होना कह सकते हैं। अगर परा लगा दे, जहां परा लगा दे वहां हार होगा, देख लो, वहां परा लगा दे तो हार होगा। परा का मतलब होता है पराजय। परा का मतलब क्या होता है? पराजय, मतलब कमी की बात कर रहा है ना। कमी का मतलब जहां हम माइनस में जाएंगे, अब माइनस का मतलब है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब है हार गए हम। क्या हो गया? पराजय। उसके बाद परी की बात करता है। परी, परी तो हमेशा पूर्ण है। पापा की परी पे मत चले जाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? परी कह रहा है। परी का मतलब परिपूर्ण। अगर बात करता है परी प्लस पूर्ण, अगर बात करता है परी प्लस पूर्ण, इस शब्द में उपसर्ग का काम कौन सा कर रहा है? परी कर रहा है। क्लियर है भाई? अब यहां देखते हैं परिश्रम। परिश्रम मेरे सामने है। परिश्रम की बात की जाए, परी प्लस श्रम। परिश्रम में क्या हो जाएगा? परी ये भी उपसर्ग आ जाएगा, परिवार भी उपसर्ग आ जाएगा, परी आ जाएगा, परिवार में भी उपसर्ग। उसके बाद प्रकोप। प्रकोप वो नहीं जो भूत प्रेत वगैरह, ध्यान रखना, कहीं भूत प्रेत कोई प्रकोप समझ रहे हो, देख लो। प्र का मतलब प्रकोप, प्रबल। प्रकोप, अगर बात की जाए प्रकोप में, ये शब्द प्रकोप, अब इसको मैं तोड़ता हूं, प्र अलग बन जाएगा प्लस कोप अलग बन जाएगा, तो इस तरह से इसका विच्छेदन कर सकता हूं। प्रबल की अगर बात करता है, प्र अलग बन जाएगा और बल अलग बन जाएगा, तो प्रबल हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट चले, बताइए। अगला निकल के आता है प्रतिकूल। 22 करवाने पूरे। प्रतिकूल की अगर बात करता है, ये मेरे पास प्रतिकूल निकल कर आया है। प्रतिकूल में अगर देखता हूं, प्रति प्लस कूल, प्रतिच्छाया, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्येक। और प्रति का अर्थ तो जान लो, प्रति का मतलब है प्रत्येक या हर, प्रत्येक या हर एक। हर एक मतलब प्रत्येक का मतलब है हर एक को गिन लूंगा मैं। यहां कौन कौन बैठा है, कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है, हर उस बंदे को गिन लूंगा मैं। आज देख लो, यहां देखता हूं हर एक। जैसे कहता हूं मैं 6 बजे मेरी प्रतिदिन क्लास आती है, तो वहां प्रतिदिन आती है, कल भी आई, परसों भी आई, आती रहेगी, तो यहां क्या आएगा? प्रतिदिन। ठीक है, यहां प्रतिदिन ये काम करेगा। प्रतिदिन का मतलब है कंटिन्यू काम चलना है। अगर बात करें प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष अगर मैं कहूं प्रतिवर्ष में भगवान शिव महादेव, महादेव का जो आज पर्व है, ये प्रतिवर्ष आता है, ये प्रतिवर्ष आता है भगवान महादेव का पर्व। अब उसके बाद कहते प्रतिच्छाया, प्रतिकूल। अगर मैं आपसे कहूं प्रतिकूल मतलब कैसा है, प्रतिकूल अनुकूल। एक होता है प्रतिकूल मतलब थोड़ा सा विपरीत, अनुकूल होता है बिल्कुल जिस तरह से हम चाहते हैं ऐसा चल रहा है। कहते हैं मेरी परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल चल रही है, मतलब मुझसे विपरीत चल रही है, मेरे अनुसार चल रही है तो मेरी अनुकूल चल रही है। तो वहां क्या होता है? प्रतिकूल अनुकूल, ये किस में आएंगे? प्रति, इनमें उपसर्ग बनेगा। क्लियर है भाई? बी का मतलब होता है अधिक। बी का मतलब होता है अधिक, बी का मतलब तो अधिक होगा ही। यहां कहते
विख्यात, विख्यात में बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल, विवाद में बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल, विफल में बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल, बी संगति में बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल। बी का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। इस चीज को भी नोटिस कर लेना, नोट कर लेना इस चीज को जो करवा रहा हूं, ये बहुत बेनिफिट देगी एग्जाम में। उसके बाद सम की बात करता है। सम का अर्थ होता है संस्कृत, संस्कार, संगीत, संयम, संयोग, संकीर्ण। यहां सम जो होता है, जैसे सम संस्कृत में होता है सम प्लस कृत, बिल्कुल। जहां अंक की बिंदी लग जाए, जहां अंक की बिंदी लग रही होगी, सभी में लग रही है ना, अंक की बिंदी लग रही हो, जैसे अगर जहां अंक की बिंदी लग रही हो, जहां मैं होगा ना, जहां सम, जहां पर सम अगर विसर्ग के रूप, जहां सम उपसर्ग के रूप में अगर आ रहा हो, तो वहां पर हर शब्द में अंक की बिंदी ऊपर लगेगी, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अंक की बिंदी जो होती है सम, सम प्लस कृत, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा संस्कृत। तो इस तरह से आपको विच्छेदन करना है। नेक्स्ट देखिए अगला, सु से आ जाए सुभाषित, सुकृत, सुग्रास, सुगम, सुकर, स्वल्प। इस तरह से अगर मैं देखूं, सुभाषित आ जाएगा, सुकृत आ जाएगा, सुग्रास आ जाएगा, सुगम आ जाएगा, सुकर आ जाएगा, स्वल्प आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये इसका इन शब्दों में आपसे क्या, आप कहेंगे सर मुझे एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, कैसे, ये बताइए। जो सुभाषित है, क्या है? सुभाषित, ये शब्द देगा सुभाषित। सुभाषित में उपसर्ग कौन सा है? मैं कहूंगा भाई सुभाषित में ये वाला उपसर्ग है। भाषित तो अलग कर दो, सु जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसमें जो विशेषता ला दे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उपसर्ग। क्लियर है भाई? उसके बाद इसे सु की बात की जाए, इसका अधिक अर्थ होता है अधिक। इसका अर्थ क्या होगा? अधिक। जैसे कहते हैं सुबोधित, सुशिक्षित, सुबोधित या सुशिक्षित, ये अधिक का काम करेगा। क्लियर है भाई? बताइए किस किस के समझ में आ गया? उपसर्ग किस किस के समझ में आएगा, सभी बताइए। नेक्स्ट देखिए, अगले आते हैं हिंदी उपसर्ग। कैसे आते हैं हिंदी उपसर्ग? ये बताइए कमेंट बॉक्स में, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? सभी का कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए इस विषय पर। आपके लिए क्वेश्चन है आज का। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये जो नारा दिया था, नारा किसने दिया था? किसने दिया था? ये सभी का क्वेश्चन है, इसमें सभी को आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सभी को। उसके बाद ए की बात करता है, अद की बात करता है, उन की बात करता है, ओ की बात करता है, दो की बात करता है, नी की, बिन की, भर की, को की, सू की। तो ये सब किस में आएंगे? हिंदी उपसर्ग में आएंगे। यहां देखिए, इसकी बात की जाए, ए जो है अनेक में आ जाएगा। ए किस में लगा होता है? अनेक में लगा होता है। बिल्कुल सही बात है। ए किस में होता है? अनेक में होता है। उन किस में होता है? उन्नति। किस में होता है? उन्नति। तो उन्नति किस में आएगा? उन आएगा। उसके बाद अध का, अधूरा, अधम, या इसे कह दे अधपका, अधपका कह दे, या अधमरा कह दे। ठीक है, ये इस तरह से देख सकते हैं। दू की बात करता है, दुश्मन कह दे, दुष्प्रभाव कह दे। सब में दू है, तो यहां इनमें क्या होगा? दुष्प्रभाव में कौन सा होगा? तो ये आएगा आपका दू उपसर्ग। अगर बात के निर्भय, निर्भय, तो निर्भय और निराला, तो इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? नी होगा। भर में आएगा भरपूर, भरा, या भरपेट कह दे। इसमें कह दे भरपेट कह दे, भरपूर कह दे। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? किस में आएंगे? हिंदी उपसर्ग में। इसका मतलब है पूरा। पूरा का मतलब भरा हुआ। मतलब जो चीज, अगर आपसे कहते भरपेट, आपका पेट पूरा भरा हुआ है, तभी तो कहेगा भरपेट, तभी तो कहेगा ना। तो यहां क्या होगा? यहां हो जाएगा हिंदी उपसर्ग भरपेट, पूरा, भरा हुआ। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए, अगला आपके सामने आ गया कुकर्म।
अगर कू की बात करता है, पानी पानी, अगर कू की बात करता है, कू की बात करता है, इसमें कुकरम, कुकरम में कू उपसर्ग है, कुशाला कुशलता, कुशलता में कू उपसर्ग है, कुकर्म में कू उपसर्ग है। कू का मतलब कू उपसर्ग गलत अर्थ हो दर्शाता है। मतलब जब कोई स्थिति, कू का अर्थ क्या होता है, जब कोई गलत अर्थ दर्शाए। जैसे कहते हैं कुक्रम, क्या कुक्रम समाज में शब्द अर्थ सही अर्थ दर्शा सकता है? कुक्रम कहते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति या किसी का बच्चा गलत प्रवृत्ति में ढल गया है तो क्या कहेंगे समाज के लोग? ये कहेंगे बड़े गलत कुक्रम कर रहा है। तो वहां क्या होता है, ये एक गलत प्रवृत्ति को दर्शाता है। क्या? कू, कू उपसर्ग जो है गलत को, जैसे कुशलता, कुशलता ये भी गलत प्रवृत्ति को दर्शा है। अब देखिए कुशलता की बात की जाए, देखो कुक्रम का मतलब क्या हो गया, गलत को दर्शाएगा। और कुशलता में कहते हैं ना व्यक्ति बहुत कुशल है काम करने में। कुशल किसे कहेंगे? बस यही दो चीजों को देखना है। कुशल का मतलब व्यक्ति बहुत कुशल है काम करने में, जब काम करने में निपुण है उसी व्यक्ति को तो कुशल कहेंगे। मतलब यहाँ पर क्या कहेगा, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है अच्छी अब निपुणता को दर्शाता है। वो व्यक्ति उस काम को करने में बिल्कुल निपुण है, उस व्यक्ति बिल्कुल जानता है, बहुत अच्छा परफेक्ट प्राणी है। तो वहां क्या कहेंगे? निपुणता। कू के दो अर्थ निकलते हैं, कू के दो अर्थ निकलते हैं, इससे लिख लेना। कू के कितने अर्थ निकलते हैं? कू के दो अर्थ निकलते हैं। एक होता है कौन सा? एक होता है क्या? एक होता है गलत को दर्शाएगा, गलत को दर्शाएगा। और एक होगा किसका? अच्छा या अच्छी प्रवृत्ति को दर्शाएगा या निपुणता को दर्शाएगा, निपुणता को दर्शाएगा। ये स्थिति डिपेंड करेगी शब्द क्या कह रहा है, ये शब्द डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू शब्द, अकॉर्डिंग टू वर्ड। जो शब्द के अनुसार अगर हम करेंगे तो उस स्थिति पर देखना है वो किस प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। यहां देखिए सु, बताइए भाई। चलो आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं मैं। देखिए भाई, प्यास लग रही थी। देखिए स्वागत की अगर बात करता है, सु की बात करता है, स्वागत आ जाएगा, सु इच्छा आ जाएगा। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा होता है। तो हम किसी का व्यक्ति का स्वागत करेंगे तो उसके लिए अच्छी बात होगी ना, उसका मान सम्मान हो रहा है। मान सम्मान के लिए तो व्यक्ति हर कहीं जाता है, तो वहां क्या हो जाएगा? स्वागत हो जाएगा, सु इच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस सु का अर्थ क्या होता है? एक अच्छे कार्य के लिए होता है सु का अर्थ। उसके बाद इसी प्रकार शब्द के प्रारंभ में हिंदी में उपसर्ग लगाया जाता है, तो वही है जो चीज करवा चुका हूं। नेक्स्ट देखिए अगला, यहां कहता है उर्दू फारसी शब्द कौन से आते हैं? उर्दू फारसी शब्द कौन से आते हैं? एक आएगा अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, बे, बद, बर, बा, बिल, बा, बिला। देखिए ये तो तुमने मंत्र सा पढ़ दिया। देखो भाई, अल की बात की जाए, अल कहां होता है? जिसे कहते हैं ना अलविदा। जैसे कोई व्यक्ति अगर दुनिया छोड़ करके चला जाए तो वहां पर क्या होता है? वो व्यक्ति अलविदा हो गया। तो क्या हो जाएगा? अलविदा, टाटा, बाय बाय। तो कहते ना, कहते अलबत्ता। तो वहां क्या होगा? अल इन शब्दों में जैसे शब्द दे देगा, अलविदा की बात की जाए, अलबत्ता की बात की जाए, इन शब्दों में कौन सा शब्द है या कौन सा शब्द है जो उपसर्ग का काम कर रहा है? आप कहेंगे सर अली तो कर रहा है। उनके बिल्कुल सही कह रहे हो। कम की बात की जाए, कम सिन, कम अकल, कम जोर, काम चोर, कम नहीं कमजोर आएगा, बस काम चोर नहीं, काम चोर बता रहे हो। देखिए कम का क्या हो जाएगा? कम सिन। कम सिन में कौन सा है? कम है। कम अकल में कौन सा है? कम है। कमजोर में कौन सा है? कम है। क्या है? उपसर्ग। खुश की बात की जाए, अब तो मजा आ गया, पहला शब्द ही आ गया, खुशबू। कौन सा आ गया? खुशबू। देख लो भाई, खुशबू, खुशबू पहला शब्द आ गया। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? आप कहेंगे सर खुश है, अब तो मैं खुश हो गया। खुश नसीब में कौन सा उपसर्ग है?
सर खुश है, जब पहला नाम खुशबू आ गया तो खुश तो रहूंगा ही। उसके बाद खुश किस्मत, खुश किस्मत में कौन सा उपसर्ग है? खुश है। खुश दिल में कौन सा उपसर्ग है? गुरुजी अब तो दिल भी आ रहा है खुश दिल में कौन सा उपसर्ग है? यहां भी खुश है। खुश हाल में कौन सा उपसर्ग है? खुश हाल में खुश है। खुश मिजाज में कौन सा उपसर्ग है? खुश है। क्लियर है भाई? अगर गैर की बात की जाए, गैर का अर्थ किसी चीज की मन मनाही होता है। जैसे कहते हैं जब हम गैर का मतलब आ जाए दूसरे से दिल नहीं मिल रहे, वो तो हमसे गैर हो गया। तो वहां क्या कहेंगे? वो व्यक्ति गैर हो गया। अगर कोई बंदा हमारा करीबी है और उससे दिल नहीं मिल रहे, वो बंदा भी गैर हो जाएगा। देखिए गैर हाजिर मतलब व्यक्ति आया नहीं है, एब्सेंट है, गैर हाजिर। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें गैर है। गैर कानूनी, जो कानून के विरुद्ध हो तो उसे गैर कानूनी कहेंगे, ये भी गैर है। इसमें भी उपसर्ग। गैर वाजिब, गैर मुमकिन, ये काम करना मुमकिन नहीं है, वो क्या कहलाएगा? गैर मुमकिन कहलाएगा। क्लियर है भाई? गैर सरकारी, अरे वाह, जिसे कहते हैं ना एक लड़का देखा हमने शादी के लिए, वो सरकारी है, बाद में पता चला अभी वो तो गैर सरकारी है। तो हाँ क्या हो जाएगा? जो सरकारी नौकरी नहीं करता वो व्यक्ति गैर सरकारी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या होगा? गैर उपसर्ग होगा। गैर मुनासिब, तो इसमें भी गैर उपसर्ग होगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखिए, दर की बात की जाए, दर की बात की जाए, दरअसल बात ऐसी थी सर, सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा था हमने, तो वहां क्या हुआ? तो उसने तो वो तो गैर सरकारी निकला। दरअसल से शुरुआत आपने की, तो दरअसल में क्या होगा? दर होगा। क्या होगा? उपसर्ग होगा। दर, दर हकीकत, इसमें दर उपसर्ग होगा। उसके बाद ना की बात की जाए, ना की बात बताइए, ना का क्या होगा? ना में बताइए। ना में बताइए क्या होगा? ना की अगर बात की जाए, मुमकिन, नामुराद, नामुमकिन होता है ना। जैसे आप कहें सर इस काम को करना तो नामुमकिन है, मुझे आजा मैं बताऊंगा तुझे कैसे नामुमकिन है, यहां मुमकिन कर दूंगा मैं। आप कहेंगे सर मैं संधि तो समझ में आती ना है, मैंने कहा आजा बेटा मुमकिन है। अभी नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए हम लोग बैठे हैं ना, हमारी टीचर टीम बैठी है ना, द बुद्धा क्लासेस चैनल बैठा है ना, तो यहां पर नामुमकिन को ही मुमकिन किया जाएगा। अब देखिए नामुराद, नाकामयाब, भाई तुमने सोच रहा है गुरुजी पेपर देने जाता हूं तो पेपर लीक हो जाता है, घर वाले भी ये कहते हैं नाकामयाब हो रहा है। अब क्या देख लो, अब री एग्जाम होगा तो कामयाब होकर के दिखाऊंगा। तो यहाँ नाकामयाब को हटा दूंगा, तो जो चीज हटाई जाएगी वही क्या होगा? उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो गलत फर्क डाल रही है हम पर। उसके बाद ना पसंद, गुरुजी अगर पेपर ना निकला तो घर वाले भी मुझे ना पसंद करेंगे, घर वाले तो पसंद करें ना करें, अब क्या पेपर निकाल दे तो ना हट जाएगा, तो तुझे लोग पसंद करने लग जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये ना जो चीज हटा रहा है वो उपसर्ग हो जाएगा। देख लो ना की अगर बात की जाए, ना समझ, अभी तो कहते हैं मेरा लड़का ना समझ है, अभी ये इसने पढ़ाई पढ़ा है, मैथ रीजनिंग पढ़ी है, अब गुरुजी के पास हिंदी पढ़ने जाता हूं। तो समझदारी तो उसी में है जब हिंदी पढ़ने आएगा, क्योंकि हिंदी का भी तो बेटे जीव पुलिस में जाता है। तो यहाँ क्या करेगा? तो ना समझ, ना शब्द यहाँ से भी हटा देगा जब यहाँ हिंदी पढ़ेगा तो। उसके बाद ना लायक, गुरुजी अब तो मैं नालायक ही घोषित कर दिया, भाई नालायक नहीं, अब तू यूपी पुलिस निकाल तो सही, तुझे लायक करने के लिए हमारी टीचर टीम बैठी है, तुझे लायक बना देगी। उसके बाद ना चीज भी देखेंगे, नायाक भी देखेंगे, ना काम भी देखेंगे, सब में से ना हटा देंगे, जो चीज हटाई जाएगी इसमें उपसर्ग कहलाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट गुरुजी फी आ गया, फीस दी, भाई यहां तुमसे कौन फीस मांग रहा है? तो यहाँ फी उपसर्ग है, फी उपसर्ग है। उसके बाद फी आदमी, अरे वाह, फी आदमी की बात की जाए तो इसमें फी अलग दिखाई दे रहा है, ये भी कौन सा काम कर रहा है? उपसर्ग का काम कर रहा है। क्लियर है भाई? अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना भाई। देखिए भाई
अगर बात की जाए गुरुजी ये कहा आगो ना, देख लो मेरे चीते हो, देख लो तुम्हें सिलेक्शन पे ही तो जीनो है, देख लो। उसके बाद बै की बात की जाए, बनाम, बदस्तूर, बमुश्किल, बतकल्लुफ, तो ये क्या होगा, बै की बनाम, तो ये कौन सा उपसर्ग है, बै उपसर्ग का काम कर रहा है। बद की बात की जाए, बद का मतलब होता है बुरा। जैसे आपसे कह दे गुरुजी अब तो ऐसी स्थिति आ गई है लोग मुझे बदनाम करने लगे, कहते ना सिलेक्शन हो गया तो घर वाले खुश, ना हुआ तो पड़ोसी खुश, तो कोई तो खुश होना है, इस बात का ध्यान रख लेना। बद का मतलब बदनाम, बदमाश, बदकिस्मत, बद दिमाग, बद हवास, बद दुआ। अगर सब में मैंने देखा बद यहां उपसर्ग है, 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 सभी में क्या है, बद उपसर्ग है, सभी में बद क्या है, उपसर्ग है। तो किस चीज का काम कर रहा है, बद उपसर्ग का काम कर रहा है, क्लियर है। और बद का अर्थ क्या होता है, बुरा। बर की बात की जाए, बर का अर्थ होता है पर, ऊपर, बाहर, बरकरार, काम बरकरार चल रहा, कहीं रुका हुआ नहीं है। बर अक्स, काम बरअक्स है। बर जमा, ये भी बिल्कुल सही है। ये तो यहां क्या होगा, बर का मतलब ये एक उपसर्ग का काम करेगा, बर। बा की बात की जाए, बा का अर्थ क्या होता है, सहित, कहते ना बुलेट बा, गुरुजी अब क्या तो सहित मांगूंगा मैं साथ में, बुलेट बा। देखिए भाई, बाकी अगर बात करता है, बा का अर्थ होता है सहित, क्लियर है। बाकायदा, बा कलम, बा इज्जत, बा इंसाफ, बा मुलाहिजा। तो सब में मैंने देखा सर, आप ये बताइए बा सभी में लग रहा है क्या, मैंने भाई सभी में लग रहा है, बा सभी में लग रहा है। अब मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने उठाया बा इंसाफ, एक शब्द उठा लेता हूं, बा इंसाफ। अगर मैं बा को एक तरफ लिख दूं और इंसाफ को अलग लिख दूं, तो यहां देखने को मुझे मिला भाई इंसाफ तो बिल्कुल सही बन रहा है और बा अलग बन रहा है, तो ये उपसर्ग का काम करेगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखता हूं, उसके बाद बिला आता है। बिला आता है, बिला का अर्थ क्या होता है, बिना। और बिना का मतलब होता है, बिला का अर्थ होता है बिना, और बिना का देखिए बिलावस है। बिला का अर्थ होता है बिना, और बिना का देखिए बिला का मतलब होता है, इसने लिख दिया बिला वजह। अगर बिला की जगह मैं बिना वजह लिख दूं, बिना वजह लिख दूं, बिना वजह लिख दूं, कोई दिक्कत, ये बताइए। बिला वजह और बिना वजह, इन दोनों में कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है तुम्हें, आपके गुरुजी कुछ ना दिखाई दे रहा, दिखाई भी ना देगा, क्योंकि इनका अर्थ सेम होता है। बिला का अर्थ बिना होता है, बिला को बिना भी लिख सकता हूं, इस चीज में दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कहते हैं बिला लिहाज, बिना लिहाज भी तो कह सकता हूं, बिना लिहाज भी तो कह सकता हूं, तो यहां भी कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, कतई ना होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर आपने इसके अर्थ को समझ लिया, बिला का अर्थ बिना होता है, तो आप क्वेश्चन को सही से कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बे की अगर बात की जाए, बे का अर्थ क्या होता है, बे का अर्थ भी बिना होता है या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता। आप कहीं सर मेरा सिलेक्शन पेपर देने गया, पेपर मेरे इतने क्वेश्चन सही थे, अब लोग कहते हैं बेबुनियाद बातें करते हैं मुझसे, क्या होगा, बेबुनियाद में अगर बात की जाए, बे अपने आप में क्या है, बे है उपसर्ग, बुनियाद बात सही है, मगर बेबुनियाद बात करेंगे तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब क्या कह दूंगा, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए बेईमान, भाई बेईमान, बेईमानी तो वैकेंसी पर चल रही है, चल रही है नहीं चल रही, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होता है, जो पेपर लीक करने वाले गधे चीटर होते हैं ना, वो बेईमानी का इशारा देते हैं। बेवक्त, जो वक्त से अलग चले, वक्त से गलत चले, तो वहां वक्त के बिना ना चले, तो वहां क्या होगा, बेवक्त होगा, तो इसमें बे क्या होगा, उपसर्ग होगा। बेरहम,
जो वक्त से रहम ना करे, जो बिना रहम के बात करता हो, तो वहां क्या होगा, बे जो होगा उपसर्ग होगा। बेतरह, बिना तरह की बातें करना, तो यहां क्या होगा, उपसर्ग होगा, बे उपसर्ग होगा बे। बेइज्जत, बिना इज्जत के, तो यहां क्या होगा, बेइज्जत, तो यहां भी उपसर्ग होगा। बेअकल, बिना अकल, तो यहां बे उपसर्ग होगा। बेकसूर, बिना कसूर के, अगर किसी को अपराधी बना दिया जाए तो ये भी गलत होगा, तो नेगेटिव होगा ना। बे का अर्थ क्या होता है, बिना होता है या नहीं होता है। इस चीज को समझना है, क्वेश्चन चाहता क्या है, डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उस चीज को समझना है। तो यहां बिना, तो बिना क्या होगा, उपसर्ग का काम करेगा। क्लियर है भाई, बताइए बताइए इसे। क्लियर है, हाँ। नेक्स्ट देखिए अगला, जैसे ला कहते हैं, ला का अर्थ क्या होता है, ला का अर्थ भी बिना होता है या नहीं होता है। बे और ला दोनों सेम है। कहते हैं लापता, जिसका कोई पता ना हो, तो वहां क्या होगा, लापता होगा भाई, लापता। जिसका जब कोई पता ना हो, तो जो गायब हो उसे क्या कहेंगे, लापता कहेंगे। इस चीज को समझ लेना है। लाजवाब, कितनी लाजवाब है, तो इसे क्या कहेंगे, लाजवाब कहेंगे। तो लाजवाब में क्या हो जाएगा, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई तोड़ ना हो, तो लाजवाब कह देते हैं। लावारिस, जिसका कोई बारिश ना हो, जिसका कोई जानने वाला ना हो, तो वहां लावारिस कहते हैं। लापरवाह, जो काम की परवाह ना करे, तो उसे लापरवाह कहेंगे। क्लियर है भाई। अब यहां सर आप मुझे अर्थ बता रहे हो, अर्थ से ही तो समझ में आएगा। इसका अर्थ बिना होता है, इसका नहीं होता है। किसका, ला का। जैसे कहते ला पता, जो बिना पते के, पता तो एक शब्द हो गया, जो मूल शब्द हो गया, जो अगला जो शब्द है वो ला उपसर्ग का काम करेगा। क्लियर है भाई, बताइए। लाजवाब की कहते, आपके सर लाजवाब तो मैंने पूरे ही शब्द सुना है, इसमें उपसर्ग कहां से निकालूं, जवाब को अलग कर दे। खुरपे कतई बिल्कुल वैसे ही बैठा है। लाजवाब की अगर बात करता है, ला अलग निकाल देंगे, जवाब अलग निकाल देंगे, तो कैसा काम करेगा, ये उपसर्ग का काम करेगा। क्लियर है। अब बात की जाए, सर मुझे ये बताइए, ये तो मैंने बहुत पढ़ा, आपने हिंदी करवाए, उपसर्ग हिंदी के करवाए, समझ में आ गए। संस्कृत के करवाए, समझ में आ गए। उर्दू के करवाए, तो ये भी समझ में आए। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, क्या अंग्रेजी के भी होते हैं। मैंने क्या अभी बताऊंगा तो मैं अंग्रेजी के होते ना होते, तो मैं काय को पता है अंग्रेजी का हो मैं ना हो, मैं काय को पता है। अगर तुमसे अंग्रेजी की बात की जाए, अंग्रेजी उपसर्ग की बात कर लो, हेडिंग डाल लो, अंग्रेजी उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग, क्या, अंग्रेजी उपसर्ग। ये कौन से होते हैं, कौन से होते हैं वो अंग्रेजी उपसर्ग, बताना। अंग्रेजी उपसर्ग, यहां अगर बात कीजिए अंग्रेजी उपसर्ग की, जैसे आपसे कह दिया जाए उप या डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, आप ये बताइए डिप्टी कैसा शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है या नहीं है। आपसे कह दिया जाए हेड मास्टर, हेड मास्टर, तो ये शब्द कैसा अंग्रेजी शब्द है या नहीं है, बस मुझे इतना बता दो। ये शब्द अंग्रेजी है नहीं है, तो ऐसे शब्द देगा हेड मास्टर, तो ये कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। क्लियर है, हाँ। तो ये अंग्रेजी उपसर्ग होते हैं। समझ में आ गया, बताइए बताइए किस किस के समझ में आया, किस किस के नहीं आया, कमेंट बॉक्स में थोड़ी बता सकते हो। तो मैं तो कहते हैं ना, इंतजार है। अगला देखिए भाई, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये तो बता दो। क्या बिल्कुल ये सोचकर क्या हो गुरुजी आज तो हम तुम्हें ही देखेंगे, तुम्हें तुमसे ही पढ़ेंगे कतई। देखिए अगर उपसर्ग की बात करता हूं,
उपसर्ग अगर पूछ ले आपसे उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे सर उपसर्ग 2 प्रकार के, तो मैंने सुना है, एक तो होता है संधि युक्त उपसर्ग, संधि युक्त उपसर्ग, एक होता है संधि मुक्त उपसर्ग, संधि मुक्त उपसर्ग। अब ये कौन से आएंगे? संधि युक्त में सर ये आएगा ऐसे शब्द जिनसे संधि का भी निर्माण होता है, जैसे अति प्लस अल्प। तो यहां क्या होगा, इसका अर्थ होता है अत्यल्प, क्योंकि संधि तो बनते हैं, ये संधि बनाता है ना अत्यल्प, बिल्कुल। तो ये संधि युक्त होंगे। जैसे आपसे कह दे अत्यल्प कह दे, अगर संधि मुक्त की बात करता है जिस शब्द से संधि ना बने, तो वहां कैसा बनेगा? संधि मुक्त उपसर्ग बनेगा। जैसे संधि ना बनेगी, जैसे प्रहार, प्रहार में कैसा आ जाएगा? प्रहार तो प्र अलग आ जाएगा और हार अलग आ जाएगा। संधि थोड़ी बना रही है, ये तो अलग शब्द बनाना है ना, उपसर्ग तक ही सीमित है नहीं है, और ये संधि तक सीमित है। यहां कह दे प्रहार या उपहार कह दे, उपहार कह दे, तो ये उपहार में अगर मैं देखता हूं उप प्लस हार, तो ये केवल संधि तक सीमित है, सॉरी ये केवल उपसर्ग तक सीमित है, और यहां संधि युक्त में संधि तक सीमित होगा, ये संधि में भी घुस जाएगा उपसर्ग। इस चीज को ही हमें देखना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर पूछ ले उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम्हें 2 प्रकार के ये लगाने, संधि के आधार पर उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संधि युक्त और संधि मुक्त। इससे आगे एग्जामिनर नहीं बढ़ेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इससे ही छोड़ देगा। वैसे एग्जामिनर जो करता है सीधा यही पूछ लेता है उपहार में कौन सा उपसर्ग है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है, इससे आगे नहीं जाता, बहुत कम जाता है। रेयर केस में कोई एग्जाम अच्छे लेवल का है तो वहां पहुंच जाएगा। अगर कांस्टेबल की बात करें, कांस्टेबल तक बस यहीं तक सीमित रहेगा, एसएससी जीडी में यहीं तक सीमित रहेगा, क्योंकि उसे पता है बच्चे कितने हम कहां से काट सकते हैं, उसके पास पता है रीजनिंग टफ कर दो, जीएस टफ कर दो, बालक वही कट जाएगा। एक ऐसा पार्ट तो रखो जिससे बच्चे अच्छा कर पाए, स्कोर कर पाए। तो इसलिए भाई हिंदी का कोई अच्छा पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा, कोई ज्यादा वो नहीं पूछेगा। आप इस चीज से निश्चिंत रहें, जो चीज हमारे चैनल पर करवाई जाएगी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे बेहतर रिजल्ट के साथ आपको डिलीवर की जाएगी, और उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल के सेशन में शानदार तरीके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।